नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 अत्याधुनिक लैब्स का लोकार्पण आज करेंगे। और गोरखपुर में सुबह करीब 11 बजे वो वाराणसी और चंदौली के दौरे पर गोरखपुर से पहुंचेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पूरे महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आने वाले दिनों में पीएम के जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज सीएम चंदौली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पूर्वांचल दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ लौटेंगे और लखनऊ में होने वाले व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। शाम को 6 बजे हरदोई रोड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2022 चुनाव तक हर वर्ग को साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी है उत्तर प्रदेश में। अभी मौजूदगी है गोरखपुर में, उसके बाद आज तीसरा दिन है। वाराणसी में तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं पीएम के दौरे से पहले, उसको लेकर भी वो जायजा लेंगे, अधिकारियों से लगातार बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ लखनऊ में भी शाम को कार्यक्रम होना है, उसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुभव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या है ताजा अपडेट सीएम के दौरे को लेकर, क्योंकि अनुभव लगातार ताबड़तोड़ सीएम के दौरे हो रहे हैं और इसी क्रम में आज भी गोरखपुर के बाद वो वाराणसी चंदौली पहुंचेंगे और इसके बाद आज लखनऊ में भी कार्यक्रम होने वाला है सीएम का। तो विस्तार से उसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री तो अभी गोरखपुर में है और 10 बजे वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है 7 दिसंबर को और एम्स की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री, और जो गोरखपुर खाद कारखाना है उसकी भी सौगात देंगे। तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री प्रेस से बात करेंगे और उसके बाद फिर उनको वाराणसी भी जाना है, चंदौली भी जाना है। चंदौली में कई 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और वाराणसी जा रहे हैं क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि वहाँ पूरे 1 महीने तक कार्यक्रम होने हैं। इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है। वहाँ पर पहले जो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और फिर इसके बाद मेयर कॉन्फ्रेंस भी वाराणसी में ही होगी। तो वहाँ पर जाएंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और साथ ही साथ फिर जब लखनऊ आएंगे तकरीबन 4 बजे, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का रखा गया जो 5KD मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगा। 5000 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, उसका अगर हम कहें तो लोकार्पण है। और इसके अलावा 15 BSL लैब हैं, तो उसका भी आज मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा एक मंत्रा ऐप बनाया गया है, यानी मातृ शिशु एक ऐप बनाया गया है, उसको भी मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। शाम को 6 बजे वो जाएंगे, जो व्यापार प्रकोष्ठ है बीजेपी का, उसने एक व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन रखा हुआ है, वहाँ पर वो जाएंगे और उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने लगातार व्यापारियों के लिए काम किया है, व्यापारियों के हितों के लिए तमाम सारी योजनाएं लागू की हैं, उन सारी चीज़ों का वहाँ पर जिक्र करेंगे। और देखिए, चुनाव करीब है तो ऐसे में हर वर्ग को लुभाने की, हर वर्ग को साथ लाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। चाहे अगर हम बात करें OBC की बात करें, दलित की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तो सबको अपने साथ लाने में बीजेपी जुटी है। और इसी कड़ी में ये जो व्यापारी सम्मेलन है ये किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। आज लखनऊ में किया जा रहा है, तो खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जी ठीक है अनुभव, क्योंकि चुनाव के लिहाज से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हर वर्ग को साधने की लगातार कोशिश है, ये आपने भी बार बार कहा, हर वर्ग को साथ लिया जाए, साथ लेकर के आगे बढ़े बीजेपी, ये लगातार कोशिश भी। अनुभव, वाराणसी में कितना अहम आज होगा, समीक्षा भी वो करेंगे अधिकारियों के साथ में, पीएम आने वाले हैं, इसलिए भी अपने आप में सारे कार्यक्रम बहुत अहम हो जाते हैं। सिर्फ वाराणसी की अगर मैं बात करती हूँ तो आज कितना अहम दिन है वाराणसी के लिए? देखिए, बिल्कुल अहम दिन है, क्योंकि आज आप देखिए 5 तारीख हो गई, 7 तारीख को प्रधानमंत्री गोरखपुर में रहेंगे, फिर सीधे वो पहुंच जाएंगे वाराणसी, पहुंच जाएंगे 13 तारीख को। ऐसे में अब तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम बचा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तो लोकार्पण होना ही है। इसके अलावा पूरे देश भर के अलग अलग जो राज्य हैं
जो बीजेपी शासित राज्य वहाँ के सारे चीफ मिनिस्टर्स को आना है, वहाँ उनका सम्मेलन होना है, तो उसके लिए भी तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए वो समीक्षा आज करेंगे। फिर पूरे देश भर के जो मेयर हैं वो वाराणसी पहुंचेंगे, मेयर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा 1 महीने तक वहाँ अलग अलग कार्यक्रम होते ही रहेंगे, अलग अलग वहाँ पर आयोजन होते रहेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री वाराणसी जाएंगे तो करेंगे। जी अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की समीक्षा, अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है, जिसे यूपी टीटी पेपर लीक कांड के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के एग्जाम पर जहां सुरक्षा के लिहाज से भी पैनी नजर है, तो वहीं परीक्षा के सकुशल कराए जाने पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। आज के एग्जाम में करीब 55,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा प्रदेश के अलग अलग जिलों में कराई जा रही है, जो कि 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली 2:30 से 3:30 बजे तक होगी। अपने आप में बहुत अहम है यूपीपीएससी की ये परीक्षा। अभी आपने देखा जिस तरीके से यूपी टेट में पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया, परीक्षा रद्द कर दी गई, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए। इसी बीच में यूपीपीएससी का एग्जाम आज 2 पालियों में होना है। अधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मोइन, क्योंकि आज यूपीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है, किस तरीके के इंतजाम हैं? और क्योंकि यूपी टेट की हम बात करें, पेपर लीक कांड के बाद अब तो पैनी नजर सुरक्षा के मद्देनजर यहां देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि कुल 337 पदों पर भर्ती के लिए आज प्रारंभिक परीक्षा होनी है। सिर्फ 337 पद हैं, लेकिन आवेदकों की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है। यानी एक पद पर तकरीबन 1600 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। कितना कड़ा मुकाबला रहेगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को आयोजित करा रहा है। परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सेंटर्स पर खासी भीड़ भाड़ है। उत्तर प्रदेश के कुल 22 शहरों में यह परीक्षा हो रही है। 5.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां आज 126 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जानी है। इसके लिए तकरीबन 58,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अभ्यर्थियों को पहले ही एंट्री दी जा रही है ताकि उनकी ठीक से चेकिंग की जा सके। इस वक्त हम प्रयागराज में मेरी लुकस परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा है। पुलिस के पहरे के बीच अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और खास बात आपको बता दें कि पिछले हफ्ते यूपी टीईटी की परीक्षा थी, जिसका पेपर लीक हुआ था और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खासा कोहराम मचा था। तो उतनी बड़ी संख्या में तो अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन इस परीक्षा में भी 5.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं। ऐसे में परीक्षा को बिना किसी विवाद के, बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी हंगामे के शांतिपूर्वक संपन्न करा पाना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके लिए खास इंतजाम, खास कदम उठाए जाने के दावे किए गए हैं। लेकिन ये दावे कितने कारगर साबित होंगे, ये शाम को परीक्षा खत्म होने के बाद ही इसका अंदाजा लग सकेगा। बहरहाल इंतजाम खास तरीके के किए गए हैं। अभ्यर्थियों के अंदर उत्साह है और जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि वो पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आए हैं। मुकाबला भले ही बेहद कड़ा हो, तकरीबन हर एक पद के लिए 1650 अभ्यर्थी मैदान में हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है और जिस तरीके से वो तैयारी करके आए हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो इस परीक्षा को पास करने में जरूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, आज परीक्षा तो अभ्यर्थी देंगे, लेकिन प्रशासन के लिए भी अग्नि परीक्षा आज होनी है। सकुशल परीक्षा संपन्न हो, ये पूरी कोशिश होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने राजधानी लखनऊ में लाठीचार्ज किया। पुलिस बर्बरता की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे युवकों पर लाठी बरसाती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। और आपके सामने ये तस्वीर भी हम रख रहे हैं लगातार, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कैंडल मार्च अभ्यर्थी निकाल रहे हैं, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े करीब 1,37,000 पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। और उनका ये काफिला लखनऊ के 1090 चौराहे से सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहा था।
अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सीएम आवास के पास प्रदर्शन की मांग लेकर पहुंच रहे थे और उसी वक्त लाठियां इन पर बरसा दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बार बार कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी उतरे थे, लेकिन उन पर इस तरीके से बर्बरता करना ये सरकार की मंशा को दिखाता है, प्रशासन की मंशा को उजागर करता है। और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, क्योंकि कल जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। क्या ताजा अपडेट इस खबर पर है? किस तरीके की कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जिस तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे थे ये जो अभ्यर्थी थे, उनके ऊपर पुलिस ने जो बर्बरता की है उसको लेके सियासत वाकई गर्मा गई यूपी में। और ऐसे में जब चुनाव होता है और विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तलाशती है, तो लखनऊ पुलिस ने तो बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया। हम निशादगंज में मौजूद है, जहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं और जिन्हें कल लाठीचार्ज में जिन्हें चोट लगी, हम उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे बात करेंगे। और देखिए किस तरीके से आपको, देखिए यहाँ पर ये आपको भी कल लाठीचार्ज में ही चोट लगी है। देखिए यहाँ पर इन्हें पैर में चोट लगी है, यहाँ पर इनके हाथ पे भी लगी है, यहाँ पर भी इनके पैर में हाथ में चोट लगी। यहाँ देखिए किस तरीके से ये लाठीचार्ज का, ये लाठी से पीटा गया है, उसके निशान है। यहाँ पर एक और जो अभ्यर्थी हैं, इन्हें देखिए पीठ पर किस तरीके से मारा गया है, यहाँ पर इन्हें भी निशान है यहाँ पर। और इनके हाथ में भी यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल ये जहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी वहीं पर हैं, अभी डॉक्टर के पास ये लोग गए नहीं हैं। आज सभी कह रहे हैं कि अब सब सिविल अस्पताल जाएंगे और वहीं पर जांच कराएंगे। लेकिन ये सभी लोग थे जो कल कैंडल मार्च निकाल रहे थे, हमारे साथ इनसे बात भी करेंगे। क्या आप लोगों की मांगे क्या हैं और कल किस तरीके से आखिर लाठीचार्ज हुआ? पुलिस ने आपको रोका पहले या सीधे लाठीचार्ज किया? हमारी मांग ये है कि सबसे पहली मांग है हमारी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश का पालन किया जाए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से खुले मंच पे कहा था कि हम बेसिक शिक्षा में 1,37,000 पदों को भरना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज आपके पास योग्य अभ्यर्थी और पद दोनों हैं। कल हम 10:90 पर कैंडल मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकाल रहे थे। हमने सोचा था सीएम आवास तक या थोड़ी दूर तक शांति तरीके से कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन प्रशासन की इतनी बर्बरता कि उन्होंने बेरहमी से और बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से पीटा है जिस तरीके से किसी आतंकवादी या दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। और हमारी हड्डियां, जब हम गिर गए तब भी हम पर लाठियां तोड़ दी गई। और तो और हमारी बहनें नहीं थी, बहनों को भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने जबरदस्त तरीके से पीटा है। इसलिए मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार ये कहते हो इसके रूल्स अलग हैं, उसके रूल्स अलग हैं, आप अभी किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। 72,825 का हलफनामा देके इसमें ऐड कर दिया, जियो में संशोधन नहीं था उसको ऐड कर दिया, और 1,37,000 के 2 पार्ट थे। इन भर्तियों को आकर लेके कहाँ जाओगे? हर भर्ती के बाद जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ उसका कोई प्रशासनिक अफसर आए, किसी से बात हुई, आप लोगों को अस्पताल ले जाएंगे? कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, ना बीजेपी का प्रवक्ता आया, किसी भी आला अधिकारी ने ये खोज खबर नहीं ली। बेरहमी से पीटने के बाद को अस्पताल भी नहीं ले गई पुलिस, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ साथियों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, सिर पे चोट आई। सर आप देख सकते हैं हमारे साथी किस तरह से प्रताड़ित किए गए हैं। अच्छी खासी चोटें आई हैं, हमारे भी हाथ में चोट लगी हुई है, हमें लग रहा फ्रैक्चर हुआ है। आज जांच करवाएंगे सिविल अस्पताल में जा करके, और अब देखेंगे कि हड्डी टूटी है नहीं टूटी है। बहुत बर्बरता से मारा गया है, आतंकवादियों जैसा सलूक किया गया है। हम लोग अपनी जायज मांग के लिए 10:90 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाले थे। अब हमको सर ये बताइए कि कैंडल मार्च निकालने का ये जो परिणाम होता है, शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे और लाठी बर्बरता पूर्वक चलाई गई और बेरहमी से पीटा गया। आया भी नहीं उसके बाद? सर कोई नहीं आया, पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, जो मानवता की हदों हैं उनको क्रॉस कर दिया। बताइए, हम लोग न्यायिक और जायज मांग रहे हैं। बहनों को मारा गया, पुलिस ने मारा, महिला पुलिस नहीं, पुलिस ने मारा, हमारी बहनों को मारा है। हम लोग 12-13 लोग घायल हुए, बहुत कायदे से। आपके भी हाथ में चोट लगी? जी सर, उन्होंने, वहाँ पर लेडी पुलिस कोई नहीं थी और इतना दौड़ाया हम लोग को। हम लोग दौड़े तो उन्होंने डंडा खींच के मारा तो मेरे हाथ में लग गई थी यहाँ पर। आपको भी लगी? हाँ जी। कैंडल मार्च में? हाँ जी, मैं वहीं गई थी साथ में। बड़ी बात पहले और हमारी, देखिए तमाम सारे यहाँ पर जो भी ये अभ्यर्थी हैं जो कल कैंडल मार्च निकाले, इनका कहना है कि शांतिपूर्वक ये कैंडल मार्च निकाल रहे थे और 10:90 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक कैंडल मार्च करते हुए जाना चाह रहे थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसको लेकर
कहीं ना कहीं अब आक्रोश में तो ये छात्र हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, क्योंकि अब इनकी परेशानी तो वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन अब इसको विपक्ष लपक कर लेगा। चुनावी माहौल है, शुरुआत से बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है। अब जिस तरीके से लाठीचार्ज इन पर किया गया उसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी आपको दे। नोएडा में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 9 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए और एक ही परिवार के 5 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि की गई है। बाकी 4 लोग अलग अलग जगह से मिले पॉजिटिव। ये बड़ी खबर आपके सामने। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आप देखिए, पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। हड़कंप मचाने वाली ये खबर है। एक ही परिवार के लोग आप देखिए कोविड की जद में, बाकी 4 लोग अलग अलग जगह से भी पॉजिटिव मिले हैं। और देखिए, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप जागरूक रहें, कोविड वैक्सीन की डोसेस दोनों लगवाएं। पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन की दहशत है तो वहीं दूसरी तरफ अब नोएडा में मामले बढ़ने लगे हैं। बाकी 4 लोग अलग अलग जगह से मिले हैं। अब क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है जब ओमिक्रॉन का खतरा, ये कहा जा रहा है कि क्या तीसरी लहर ओमिक्रॉन लेकर के आएगा। इस अंदेशे के बीच में, इस आशंका के बीच में ये खबर नोएडा से है, जहां पर 24 घंटे में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। बलराम, एक ही परिवार के 5 सदस्य कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी उनके बारे में? क्या जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उनको ट्रेस करने का काम शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो नोएडा में पिछले 24 घंटों में 9 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं। और माना जा रहा है कि इस परिवार के संपर्क में लगभग 80 लोग आए हैं, जिन्हें प्रशासन ट्रेस कर रहा है और उनके भी सैंपल ले रहा है ताकि इस वैश्विक महामारी की रोकथाम की जा सके। लेकिन जिस तरीके से नोएडा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो स्वास्थ्य महकमा है वो काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो गया है और जो रैंडम सैंपलिंग है उसकी तादाद बढ़ाई गई है। अगर हम बात करें नोएडा में तो अब तक कुल 22 एक्टिव मरीज हैं और यही वजह है कि नोएडा आज प्रदेश में नंबर 1 है कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के तैयारियां जिले में की जा रही हैं, इस बीच में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि स्वास्थ्य महकमा भी हड़कंप में आएगा और लगातार तैयारियों का जायजा लेगा और जो पेशेंट पाए जा रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए अहम कदम उठाएगा। और यही वजह है कि अब बलराम, एक छोटा सा सवाल और भी, क्या इस परिवार का ट्रैवल हिस्ट्री भी रहा है हाल फिलहाल में? इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सुनील कुमार शर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी के संपर्क में आए हैं, जिसके बाद ये पूरा परिवार जो है वो संक्रमित हुआ है। लेकिन ये जो चैन है वो चैन कहाँ से शुरू हुई है उसकी भी तलाश की जा रही है और ये परिवार किस किस के संपर्क में आया है उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि सभी के सैंपल लिए जाए और इन सभी को ट्रेस किया जाए, तभी अब ये मामले अभी रुकेंगे। बहुत शुक्रिया बलराम आपका, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बिल्कुल, कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की वजह से हर कोई परेशान है। लगातार आपसे भी अपील है कि अपनी सावधानी का ख्याल रखें, सावधानी बरतें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और चलिए अब आपको कुछ और खबरें भी दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर कल संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई और मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की कमेटी तैयार की है। और आपको बताया कि कमेटी में बलबीर राज्यपाल हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, शिव कुमार कक्का हैं और युद्धवीर सिंह के साथ ही अशोक धवले के नाम को शामिल किया गया है। और बलराम पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजा जानकारी देने के लिए। बलराम, क्योंकि 5 सदस्यों की कमेटी तैयार की गई है, इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण चर्चा रही कल की बैठक में और आज क्या ताजा अपडेट है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की कल सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई। बैठक काफ़ी देर तक चली है और लगभग 3 साढ़े 3 घंटों तक बैठक ये चली है। इस बैठक में 3 अहम निर्णय लिए गए।
पहला, जो सरकार मांग कर रही थी संयुक्त किसान मोर्चे से कि एक 5 सदस्यीय कमेटी दी जाए जो एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर सरकार से बात कर सके। इसके अलावा दूसरी जो अहम बात निकल के आई है वो ये थी कि अभी किसानों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा, किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी उसका ऐलान किया गया। और तीसरा जो अहम मुद्दा इस बैठक में रहा वो ये रहा है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर यह कमेटी बात करेगी। तो जो 6 सूत्रीय मांग सरकार को खुले पत्र में लिखा था संयुक्त किसान मोर्चे ने, वो 6 मांग अभी बरकरार है। उन्हीं 6 मुद्दों पर सरकार से ये 5 सदस्यीय कमेटी बात करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि अगर सरकार इन मुद्दों पर बात करने के लिए सहमति जताती है, इन मुद्दों पर बात करती है, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो समाप्त किया जा सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, यही सभी बिंदुओं पर सरकार से चर्चा करेगी, बात करेगी और जो भी निर्णय ये कमेटी लेगी वो सर्वमान्य होगा। यानी संयुक्त किसान मोर्चे से लेकर के आंदोलन कर रहे हर किसान को इस कमेटी का फैसला मानना होगा। और यही वजह है कि 5 और 6 2 दिन दिए गए हैं इस कमेटी को, ताकि ये सरकार से बात करके कुछ अहम फैसले ले सके, ताकि 7 दिसंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है उसमें ये कमेटी उस बैठक पर निगाहें अब टिकी हुई हैं कि उस बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या घर वापसी का प्लान किसानों का उस बैठक से निकलता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।